हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को शुरू करने से पहले कार्बनिक रसायन के परिचय को जानना आवश्यक है। कार्बनिक रसायन के अगर आपने परिचय को, उसके बेसिक को नहीं जाना तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अधिकांश रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शंस आपको याद नहीं हो पाएंगी। क्लियर। अब हम शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन का परिचय, और आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन के परिचय की। कार्बनिक रसायन क्या है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नाम, जैसे कौन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ये कौन हो गए आपके सामान्य नाम। इन्हीं के होते हैं IUPAC नाम, जैसे कौन, मिथेनल, इथेनल। आज हम इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर। आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुने, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बनिक रसायन को शुरू करने से पहले उसके बेसिक को जानना अति आवश्यक है। शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन वह रसायन जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जो कि कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु की संयोग से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वह रासायनिक यौगिक जो कि हाइड्रोजन व कार्बन परमाणु के संयोग से बने हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो कि हाइड्रोजन व कार्बन परमाणु के संयोग से बने हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हाइड्रोकार्बन एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक हैं। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जैसे कौन, हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन व कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन आदि भी हो सकते हैं। आपको उदाहरण देते हैं। CH4 ये एक आपका हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बना है। जैसे कौन, C2H6 ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। जैसे कौन, HCHO इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी है। यही आपका हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया। जैसे कौन, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 यह आपका हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया। हाइड्रोकार्बन कौन है, जो कि हाइड्रोजन व कार्बन परमाणु के संयोग से बने होते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अन्य परमाणु भी जुड़े हों। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक के उदय की। कार्बनिक यौगिक का उदय, ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक का उदय कहाँ से हुआ? आज से 200 साल, लगभग 200 साल पहले की बात है। एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। वैज्ञानिक बर्जीलियस ने सन 1815 में सन 1815 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत वैज्ञानिक बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे सभी जीवधारियों में उपस्थित होते हैं, जीव जंतु व पेड़ पौधों में। अर्थात कार्बनिक यौगिक किन में उपस्थित होंगे? जिनमें जीवित कोशिकाएं होंगी। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था? सन 1815 ईस्वी में। आज से 206-207 साल पहले 1815 ईस्वी में। क्लियर। वैज्ञानिक बर्जीलियस ने ये बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सभी जीवधारियों, जीव जंतुओं, अर्थात जिनमें जीवित कोशिकाएं हैं। जीवित कोशिकाएं पेड़ पौधे में होती हैं या फिर मनुष्य या जंतुओं में होती हैं। क्लियर। और इसके साथ ही वैज्ञानिक बर्जीलियस ने एक स्टेटमेंट और दिया कि कभी भी कार्बनिक यौगिक को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसी के कुछ समय बाद सन 1828 ईस्वी में, 1828 में वैज्ञानिक बर्जीलियस के ही स्टूडेंट होलर ने यह सिद्ध किया कि सर की बात गलत है। और वैज्ञानिक होलर ने यह कहा कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है। और जब वैज्ञानिक होलर ने सन 1828 ईस्वी में कार्बनिक यौगिक बनाकर दिखाया तो सन 1828 में जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। यह आपका फेल हुआ। क्लियर। वैज्ञानिक होलर ने अमोनियम साइनेट NH4CNO होता है आपका अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और ये गर्म होकर कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। NH2CO
NH2, दिस इज यूरिया। यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। क्लियर। जब अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो बनता है आपका कौन? यूरिया। एक बात आपको और बताएं, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहली बात, वैज्ञानिक होलर ने इसे सन 1828 में बनाया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये हो गया कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में सबसे पहला यौगिक कौन सा बनाया गया? इसका आंसर यूरिया। और सबसे ज़्यादा ऑरिजिनेशन हुआ है उदय, वो कहाँ से हुआ है? जर्मनी से। वैज्ञानिक होलर कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मनी के। ओके, तो इसे ये हुआ आपका बेसिक। अब बात करते हैं आगे की। कार्बनिक यौगिक बनते हैं किससे? कार्बन से। कार्बन परमाणु का होना अति आवश्यक है। यदि किसी रासायनिक यौगिक में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ हैं तो वह कार्बनिक यौगिक है। अगर कार्बन नहीं है तो कार्बनिक यौगिक बन ही नहीं सकता। तो हम बात करते हैं किसकी? कार्बनिक यौगिकों के लक्षण की। कार्बनिक यौगिक के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहली बात, कार्बनिक यौगिक किससे बनते हैं? कार्बन से। पॉइंट नंबर 1, कार्बन परमाणु की संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होगी? वो होगी आपकी 4। वो हम आपको पिछली क्लासों में बता चुके हैं। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1s2 2s2 2p2 पहला कोष। दूसरा कोष, दूसरे कोष में 2 कोष हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसने कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है अर्थात वैलेंसी, वो कितनी हो जाएगी? 4। अब कार्बन परमाणु 4 मुख्य संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है, 1 2 3 और 1 4। उससे अगली बात फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन। नंबर 2 में आपका आता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब स्वयं से जुड़ना। कार्बन परमाणु आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। उन 118 तत्वों में केवल एक तत्व ऐसा है कार्बन जो कि स्वयं जुड़ने की क्षमता रखता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर। जो तत्व आपस में खुद जुड़ने की क्षमता रखते हैं उसे कैटिनेशन कहते हैं। और कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म चैन। श्रृंखला का मतलब होता है चैन और टेंडेंसी मतलब हो गया आपका प्रवृत्ति। श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को कैटिनेशन कहते हैं। सभी 118 तत्वों में कार्बन परमाणु की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। कार्बन परमाणु आपस में कितने भी जुड़ सकते हैं? 2 4 8 10 15 20 50 100 कितने भी जुड़ सकते हैं कार्बन परमाणु। इसके अलावा कोई और तत्व नहीं जुड़ सकता। सेकंड नंबर पे कैटिनेशन शो करता है सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन आप 8 या 9 से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते। यदि किसी यौगिक में 8 या 9 से ज़्यादा सिलिकॉन को जोड़ दिया तो वह यौगिक अस्थायी होकर टूट जाएगा। और कार्बन किस प्रकार जुड़ते हैं? कार्बन की संयोजकता है 4, तो आपने मुख्य संयोजकता पर फिर कार्बन लगा दिया, 3 फ्री हो गई, फिर कार्बन लगा दिया, फिर फ्री हो गई, नीचे कार्बन लगा दिया, इधर फ्री, इधर कार्बन लगाया, फिर फ्री, और ऐसे ही इसकी जो चैन है बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 3, बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध उपस्थित हो सकते हैं? तो ध्यान रखें, केवल 3 प्रकार के बंध 2 कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित हो सकते हैं। एक कौन? एकल बंध। जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंध बनेगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। इस कार्बन ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इस कार्बन ने भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपका सिंगल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन की 3 संयोजकताएं खाली रह गईं। क्लियर। अब इस कार्बन परमाणु ने इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो पहला बनेगा सिंगल बॉन्ड, फिर आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास 2 संयोजकता, इसके पास भी कितनी संयोजकता? 2 संयोजकता। फिर ये 2 कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन इस पर और 1 इलेक्ट्रॉन इस पर रह गया, तो 3 तरह के बॉन्ड 2 कार्बन के बीच बन गए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखें, 2 कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अगर आपने 4 बॉन्ड बना दिए तो फिर वो अपनी चैन कैसे बनाएगा फिर आगे। तो ध्यान रखें, 2 कार्बन के बीच केवल
तीन ही प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। यदि दो कार्बन परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बंधों के आधार पर यौगिकों को मुख्यतः तीन प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वैद्युसंयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक, नंबर 2 सहसंयोजी यौगिक या कोवैलेंट कंपाउंड्स, और नंबर 3 उप सहसंयोजी यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं क्या, हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी यौगिकों की। सहसंयोजी यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। सहसंयोजक बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जब दो समान या भिन्न परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी होती है तब इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। अगर ये दो परमाणु हैं, अगर इसने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी इसे एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। और जब ये परमाणु इस परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इसे दो इलेक्ट्रॉन देगा तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर ये परमाणु इस परमाणु को तीन इलेक्ट्रॉन देगा तो इसे भी इसे तीन ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और इनके बीच में इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब दो समान व भिन्न परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी होती है तब उनसे बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। When mutual sharing of electron between two same or different atoms then to form covalent bond, and those chemical compounds containing a covalent bond it called covalent compounds। जिनके अंदर आपका सहसंयोजी बंध उपस्थित होगा उन्हें हम सहसंयोजक यौगिक कहेंगे अर्थात कोवैलेंट कंपाउंड्स। एक बात आपको बता दें, कार्बन परमाणु सबसे अच्छी सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। पहला कोष दूसरा कोष, दूसरे कोष में केवल दो ही उपकोष होते हैं 2s/2p। इसके अंतिम कोष में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है और p की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो कार्बन परमाणु एक ऐसा तत्व है जो कि 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बराबर की साझेदारी कर सकता है। अर्थात कार्बन परमाणु एक बहुत ही अच्छा सहसंयोजक बंध निर्माता अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मर होगा। और आपको सिंपल बता दें, सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। सभी कार्बनिक यौगिक आपके होंगे सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि सभी कार्बनिक यौगिक में कौन होता है? सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5, किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना को बनाना। सिंपल सी चीज़ ध्यान रखें, संयोजकता के आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना को बना सकते हैं। संरचना अर्थात स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 5, संरचना बनाएंगे हम कार्बनिक यौगिक की। संरचना को बनाने से पहले बस माइंड में आप 2-3 परमाणुओं की संयोजकता को रखें। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2। ये 3 बातें ध्यान रखें आप। संयोजकता निकालना हम आपको पिछली लास्ट क्लासेस में सिखा चुके हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल आता है नंबर A। क्वेश्चन है आपके सामने CH4 की बनाइए संरचना। तो आपने कार्बन को रखा, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन की कितनी है? 1। तो हर कोने पर आप एक एक हाइड्रोजन जोड़ दें। तो देखिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी संयोजकता 1, हाइड्रोजन की 1, हाइड्रोजन की 1, हाइड्रोजन की 1, और कार्बन से जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन परमाणु, इसलिए कार्बन की संयोजकता हो गई आपकी 4। नंबर B, आपके सामने एक संरचना बनानी है C2H4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। सिंपल, पहले आप 2 कार्बन को आपस में जोड़ दें। C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 4 हैं तो 2 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा दें। अब ये देखें, इस कार्बन की संयोजकता बैठ रही है 1 2 3, इस कार्बन की बैठ रही है 1 2 3। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे? हम ऐसे डबल बॉन्ड लगा देंगे और दोनों कार्बन की पूरी हो जाएगी। 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इस प्रकार से हम संरचनाओं को बना सकते हैं। आपके सामने 2 संरचनाएं और बनाकर दिखाते हैं। एक संरचना है आपके सामने नंबर C
HCHO, कार्बन को लिखिए पहले, कार्बन, फिर आपने बॉन्ड लगाया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक आपने जोड़ दिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी हो गई एक, इस वाली की भी एक हो गई। कार्बन की होती है 4, 1 2 3, और ऑक्सीजन की बैठ रही है 1, ऑक्सीजन की होनी चाहिए 2। तो आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड, इससे दोनों की पूरी हो गई। ऑक्सीजन की 2, तो ऑक्सीजन की हो गई देखिए 1 और 1 2, और कार्बन की हो गई 4, 1 2 3 और 1 4। क्लियर। अब ये देखें नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, HCOOH। अब हमें इसको बनाना है कार्बन। आपने लगा दिया एक हाइड्रोजन, इधर लगा दिया आपने एक ऑक्सीजन, आपने इधर लगा दिया एक ऑक्सीजन। अब क्या, आपने इस ऑक्सीजन से जोड़ दिया एक हाइड्रोजन को, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी हो गई, इस ऑक्सीजन की संयोजकता भी पूरी हो गई, 1 और 1 2। इस कार्बन की 1 2 3 बैठ रही है, वैसे ही पीछे की तरह करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये हाइड्रोजन हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया। तो अगर आप यहाँ लगा देते हाइड्रोजन को, तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाती, 4 हो जाती। अगर कार्बन की संयोजकता 4 हो जाती, तो फिर आप ऑक्सीजन की संयोजकताओं को कैसे पूरा करते। हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, अगर आपने कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ा, इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन लगा दिया, तो हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी 1, हाइड्रोजन की भी 1 हो गई, लेकिन कार्बन की कितनी हो गई 4, 1 2 3 4। कार्बन हाइड्रोजन की तो सही हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की कितनी होती है 2 2, तो ऑक्सीजन की 2 हो रही है। अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो कार्बन की गलत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्यों, 1 2 3 4 5, और अब इस ऑक्सीजन की भी रह गई, तो ऐसे तो कार्बन की 6 हो जाएगी। इसीलिए हमने इस हाइड्रोजन को नीचे ना लगाकर कहाँ लगाया, साइड में। इससे इस ऑक्सीजन की पूरी हो गई 1 और 1 2, हाइड्रोजन की पूरी हो गई 1, और इन दोनों की पूरी करने के लिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। समझ में आया आपको। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं अन्य कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आपका आता है सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना। सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना। सिग्मा बंध को ऐसे बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड, और पाई को हम बनाते हैं ऐसे पाई बॉन्ड। सिग्मा व पाई बंध के बारे में आप सिंपल सी एक बात सुन लें बस। सिग्मा बंध दो परमाणुओं के अंदर जो परमाणु कक्षक हैं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो परमाणु कक्षक के अंदर होते हैं। परमाणु कक्षक, एक परमाणु कक्षक ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा परमाणु कक्षक ये है दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक रेखीय अतिव्यापन करते हैं तो उनसे सिग्मा बंध बनता है, तथा जब वो पाशर्वीय अतिव्यापन करते हैं साइड वाइज तो उनसे पाई बंध बनता है। एक बात ध्यान रखें, सिग्मा बंध का बनना कंपलसरी है, पाई बंध का बनना कंपलसरी नहीं है। सभी यौगिकों में सिग्मा बंध का बनना अति आवश्यक है। सिग्मा बंध के बिना कभी यौगिक बन ही नहीं पाएगा। अब सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करनी है। टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक में हमें सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल ध्यान रखें। एक होता है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। क्लियर। ध्यान रखें, जो सिंगल बॉन्ड है आपका, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा। जो आपका डबल बॉन्ड है उसमें होगा आपका एक सिग्मा व एक पाई, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसमें होगा आपका एक सिग्मा व 2 पाई। अब एग्जाम्पल देखें, आपके सामने एक यौगिक है नंबर ए C2H6। पहले आप इसकी संरचना बनाएं। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C सिंगल बॉन्ड C, 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन पर आप 3 हाइड्रोजन लगा दें, दूसरे कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन लगा दें, C2H6 हो गया। इस कार्बन की संयोजकता बैठ रही है 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। अब सिंगल बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 सिंगल बॉन्ड हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। क्यों कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। नंबर बी C2H4 की संरचना आप बना चुकी हैं पीछे।
इस तरह से बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें कितने सिंगल बॉन्ड हैं? 1 2 3 और एक 4। तो इसमें 4 सिंगल बॉन्ड से आपके 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। एक डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड से एक सिग्मा व आपका एक पाई बॉन्ड हो गया। अब सिग्मा में सिग्मा जोड़ दें, 4 और एक 5 सिग्मा व एक पाई बॉन्ड, मतलब क्या 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल C2H4। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 संकरण। संकरण ज्ञात करना। संकरण कैसे ज्ञात करेंगे? देखें पॉइंट नंबर 7, संकरण को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का अर्थ क्या होता है? जब दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक, जब दो परमाणुओं के अलग अलग ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में पूर्ण रूप से अतिव्यापन करते हैं। एक परमाणु का परमाणु कक्षक ये है और दूसरे का ये है, और इन्होंने कंप्लीट ओवरलैप कर लिया, पूर्ण अतिव्यापन। तो दोनों अगर अलग अलग ऊर्जा के हैं तो अब ये हो जाएंगे आपके समान ऊर्जा के, और इस प्रकार नए बने हुए कक्षकों को संकर कक्षक अर्थात हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्लियर? अब जो नए बने हुए कक्षक हैं उन्हें संकर कक्षक कहा जाता है तथा इस घटना को संकरण कहते हैं। अब संकरण होता है आपका, अगर एक कक्षक है S और दूसरा है P तो संकरण हो गया आपका Sp। अगर एक है S और 2 है P तो Sp2, और एक है S 3 है P तो Sp3। P 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि P कोर्स में 3 ही कक्षक होते हैं। अब क्या, अगर एक है S 3 है P और एक है D तो Sp3D, एक S 3P 2D Sp3D2, एक S 3P और 3D तो Sp3D3। लेकिन सिंपल ध्यान रखें, जो ये 3 हैं आपके संकरण Sp Sp2 व Sp3, ये आपके किस में पाए जाएंगे? कार्बनिक यौगिकों में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि कार्बनिक यौगिक किससे बनते हैं? कार्बन परमाणु से। कार्बन परमाणु में केवल 3 ही प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, Sp Sp2 और Sp3। और थोड़ा दिमाग लगाएं, एक S एक P एक और एक 2, कितने कक्षक हैं? 2। एक S 2P एक और 2 3, तो कितने कक्षक हैं आपके? 3। एक S 3P तो एक और 3 कितने हो गए आपके? 4, तो कितने कक्षक हैं? 4। अब इससे हम क्या निकालने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, संकरण, किसी भी कार्बन परमाणु का संकरण। और ध्यान रखें ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास में। जितने भी चैप्टर हैं आपके, हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में ये हेडिंग आपके काम में आएगी। और एक बात और, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। बायोलॉजी स्टूडेंट्स तो खास करके ध्यान दें इस पर। नीट के एग्ज़ाम में परमानेंट इससे क्वेश्चन आता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं का संकरण ज्ञात कीजिए। कैसे? एग्जाम्पल देखें। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए, एक यौगिक है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें दोनों कार्बन परमाणु का संकरण आपको ज्ञात करना है। संकरण ज्ञात करना है तो C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के दोनों पर आप हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें। अब क्या करें? संरचना को खोलकर अब इस कार्बन की आप साइड चेक करें। 1 2 और एक 3, कितनी साइडों से घिरा हुआ है? 3 साइडों से। और अब 3 के लिए क्या होगा? एक S 2P Sp2, और ऐसे ही इस कार्बन के लिए क्या होगा? Sp2। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की साइडें कितनी हैं? 1 2 3, 3 के लिए हो गया Sp2। इस कार्बन की भी साइडें कितनी हैं? 1 2 3, तो इसके लिए भी क्या हो गया आपका? Sp2। देखें नंबर बी, एक है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस कार्बन की साइड चेक करें, 1 2 3 और एक 4, तो ये कार्बन आपका कौन सा संकरित हो गया? Sp3। और ये कार्बन की साइडें देखिए, 1 2 3 और एक 4, तो ये कार्बन क्या संकरित हो गया आपका? Sp3। हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, यदि कोई भी ये कार्बनिक यौगिक है, अगर कोई ये कार्बनिक यौगिक है तो आप उसकी संरचना को खोल लीजिए और खोलने के बाद में उस कार्बन की साइडें चेक करें। अगर वो कार्बन परमाणु 2 साइडों से घिरा है तो वो Sp होगा, 3 साइडों से घिरा है तो Sp2, और अगर 4 साइडों से घिरा है तो Sp3 होगा। क्लियर? अब बस एक और दिखाते हैं आपको इस पर एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर सी,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे आप खोल लें, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन से इधर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से इधर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन की साइडें चेक करिए, एक और एक दो, तो दो साइडें हैं, तो ये कार्बन आपका sp संकरित होगा। इस कार्बन की साइड चेक करिए, एक और एक दो, तो ये कार्बन भी क्या संकरित होगा आपका sp। ओके, आंसर। तो ये आपके 7 पॉइंट थे, ये आपकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी कार्बनिक यौगिकों की। क्लियर, ये आपकी खत्म हुई। अब आपको बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपके कितने प्रकार के हैं? संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड और असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब हाइड्रोकार्बन कौन? जो कि हाइड्रोजन व कार्बन परमाणु के संयोग से बने हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, C सिंगल बॉन्ड C। व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। क्लियर। अगर 2 कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है वो संतृप्त है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है 2 कार्बन के बीच में तो असंतृप्त है। बिल्कुल ध्यान से सुन लें, केवल कार्बन कार्बन के ही बीच की बात हो रही है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में है तब वो असंतृप्त नहीं होगा। संतृप्त व असंतृप्त का जो नेचर है वो केवल कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में उपस्थित बॉन्ड पर ही निर्भर करता है। ओके, ध्यान दें। एग्जाम्पल, एक यौगिक है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यह आपका कौन है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यह आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। और कोई यौगिक है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन ये असंतृप्त नहीं होगा, ये भी संतृप्त ही होगा। क्योंकि यहाँ पर भी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड और कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में कौन सा है? डबल बॉन्ड। सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिपेंड्स ऑन द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी 2 कार्बन्स, नॉट दी अदर एटम्स। क्लियर। अगला देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तब भी ये सैचुरेटेड ही होगा क्योंकि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह आपका होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। एक और आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, इसमें भी 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो ये आपका आज हुआ कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन के परिचय का जो आपका सेकंड पार्ट है, जो आधा से बचा हुआ हिस्सा है, वो आपको अब नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ओके, और जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोरोना पेंडेमिक के पीरियड में अपनी पढ़ाई करना ना छोड़ें और यूट्यूब पर हमारी क्लास देखते रहें। और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, लाइक सब्सक्राइब ओके एंड शेयर भी करें हमारी वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैले और वो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू।